हमारे आज के सेशन के मुख्य वक्ता किसान नेता सांसद श्री राजू शेट्टी जी हमारे साथ हैं। हम उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करेंगे। भारतीय छात्र संसद के मंच पर स्वागत और अभिनंदन तालियों के बिना पूरा नहीं होता। छात्र संसद के मंच पर उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास जी, मंच पर उपस्थित विश्वनाथ जी कराड़, पाशाभाई पटेल और सभी मान्यवर और छात्र संसद में उपस्थित सभी युवा सांसद भाई बहनों, इस देश में एक तरफ ये देश तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे विश्व में एक आर्थिक महासत्ता के रूप में हमारा देश उभर रहा है। इस तरह के सपने हमारे नेता, हमारे देश की जनता देख रही है और दूसरी तरफ दुर्भाग्यवश इस देश का जो किसान है, ये किसान आत्महत्या कर रहा है। दिन ब दिन आत्महत्या बढ़ रही है, ये दुख की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और फिर भी इस देश का जो अन्नदाता है वो आज मर रहा है। जिस तरह से कीड़े मकोड़े मरते हैं उस तरह से वो मर रहा है और फिर भी हम अपने देश को महासत्ता बनाने के सपने देख रहे हैं। ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है और इसका कारण क्या है, इसका संशोधन होने की आवश्यकता है। मैं कई बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारे देश की आज़ादी हमें मिली तब 1950 में जो घरेलू उत्पादन था उसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा था 53%। 90-91 में ये हिस्सा कम हो गया, 29.6 घरेलू उत्पादन में हमारा हिस्सा हो गया और 2011-12 में ये 13% तक नीचे गिरे। 2011-12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें इस देश के आबादी के 62% लोग खेती कर रहे हैं, खेती के ऊपर निर्भर रह रहे हैं और उनका हमारे देश के जीडीपी में हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ 13.9। और दूसरी तरफ उद्योग का जो हिस्सा है 1950-51 में 16 था, 1990 में वो 27 हो गया, 2011-12 में 27 हो गया। सर्विस सेक्टर का हिस्सा 30% से 59% तक बढ़ गया और खेती का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन फिर भी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था उस वक्त हम अनाज के ऊपर, अन्न के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे। PL 480 के तहत हमें अमेरिका से गेहूँ लाना पड़ता था, सड़ा अनाज लाना पड़ता था और इस देश के गरीब जनता को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए हम देते थे। इस देश के किसानों ने इतनी तरक्की की कि आज की तारीख को हमारे देश में हमारे बहादुर किसानों ने जो अनाज पैदा किया है वो रखने के लिए भंडारण कम पड़ रहे हैं। इतना अनाज हमने पैदा किया है, फिर भी आज हमारा जो अन्नदाता है वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। इसका मूल क्या है, मैं आपके सामने और कई आंकड़े रख रहा हूँ। 1990-91 में इस देश में प्रति व्यक्ति दूध का जो खपत था वो 176 ग्राम पर व्यक्ति था और उत्पादन था 33 मिलियन टन। पिछले 20 साल में दूध में हमने इतनी तरक्की की कि इस साल हम
प्रति व्यक्ति 281 ग्राम प्रति व्यक्ति इतना दूध दे रहा है। दूध का उत्पादन 121 मिलियन टन बना है। अनाज के बारे में यही हो रहा है, फिर भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? इसका एक ही कारण है, किसान अपने खेती में जो खर्चा करता है उसका जो लागत है वो लागत में उसको वापस नहीं आ रहा है। एक कहावत है गांव में, 100 का 60 करना और बाप का नाम चलाना, इसी को खेती कहते हैं। हम खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, हमें वापस मिल रहे हैं सिर्फ 60 रुपये। और ये दिन ब दिन घाटे की खेती करते करते हमारा किसान आत्महत्या करने जा रहा है, क्योंकि कर्जा डुबाना उसकी नियत नहीं है। आप अगर गांव में जाओगे तो गांव का किसान कहेगा कि मैंने फलाने के पास कर्जा लिया है, वो मुझे वापस देना पड़ेगा। जब वो अंतिम श्वास लेता है तो अपने बेटे को कहता है कि मैं ये कर्जा नहीं चुका सका, लेकिन बेटा मेरी जिम्मेदारी तुम अपने सर पे ले लो, ये कर्जा चुकाओ, नहीं तो स्वर्ग में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये नियत है हमारे किसानों की। इसलिए जो ईमानदार किसान है वो ठगा जा रहा है। नीति के हम दिल्ली में, मुंबई में बैठे हुए हम जैसे जो लोग हैं जो नीतियां निर्धारण कर रहे हैं, वो किसानों को घाटे में जाने वाले नीतियां निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। ये लानत की बात, इसका निषेध होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो किसान है वो ईमानदारी से हमारी जो जरूरत है वो पूरा कर रहा है। ये मैं नहीं कहता, लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष गुलाटी जी भी कह रहे हैं कि इस देश के किसानों को जो लागत है वो लागत हम वापस नहीं दे सकते, इतना MSP नहीं बढ़ा सकते। वो उस विषय पे पाशा भाई बोलने वाले, इसलिए मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा। लेकिन क्या कारण है कि किसानों को लागत मूल्य भी वापस नहीं आ रहा है? टाटा इंस्टीट्यूट ने जो एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखा, उस किसानों की आत्महत्या को कारण यही उन्होंने कहा कि किसानों को लागत मूल्य वापस नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं इस देश के जनता के प्रति भी अपील करूंगा कि हमने आपको इतना खिलवाया कि मैं और कई आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 1993-94 प्रति माह 10 किलो एक व्यक्ति अनाज उसका कंजम्पशन था, वो 2009-10 में 9.4 उसका कंजम्पशन हो गया। इसका मतलब शहर का आदमी भूखा ये नहीं, इसका मतलब यह है कि वो अनाज की ज़रूरतें वो अपने दूध के ऊपर बड़ा, अनाज के बजाय वो दूध का उसका कंजम्पशन बढ़ गया, और उसके साथ ही साथ फल और सब्जी में भी वो उसका कंजम्पशन बढ़ गया। 1993-94 में शहर का एक व्यक्ति एक महीने में 35 किलोग्राम फल और सब्जी खाता था, आज की तारीख में वो 50 किलो तक उसका कंजम्पशन बढ़ गया है। इसका मतलब यह है, गांव का हो या शहर का हो, हर एक इंसान अच्छी तरह से खाना खा रहा है, फल खा रहा है, दूध खा रहा है, सब्जी खा रहा है, फिर भी खाने के ऊपर उसका जो खर्चा है महीना का वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब हम अच्छे कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं वो किसानों का शोषण करके जी रही है। क्या कारण है ये? क्योंकि हमारे राजनेताओं ने, हमारे नीतियां निर्धारण करने वालों ने इस देश की नीतियां इस तरह से नीतियां निर्धारण की है कि हमारे ज़रूरतें जो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, सेहत, हमारे नेताओं ने, हमारे जो नीतियां निर्धारण करने वालों ने शिक्षा इतनी महंगी इतनी महंगी कर रहे हैं, हमारी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर खर्चा हो रही है अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। दूसरी बात है घर इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर रहे हैं कि घर का रहने का किराया बढ़ गया, वहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और सेहत, जो सार्वजनिक व्यवस्था थी, जो हेल्थ की सर्विसेज थी, वो पूरा ठप हो गया। आज कोई भी सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होता, क्योंकि यहाँ नरक से भी भयंकर उपचार होता है। और ये शिक्षा, सेहत
और मकान, इसके लिए हमारे आमदनी से इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, खाने के लिए हमारे पास बहुत कम पैसा बच रहा है। और इसलिए सरकार ये कोशिश कर रहे हैं महंगाई ज़्यादा महसूस न हो, इसलिए किसान जो अनाज पैदा करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो, इसलिए मार्केट में इंटरवेंशन करके बाज़ार में हस्तक्षेप करके वो किसानों का जो अनाज है, उपज है, उसके रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यही किसान मार खा रहा है, यही किसान हार रहा है। अपने खेत में जब किसान होता है तो वो बहुत अमीर होता है, लेकिन खेत से मार्केट में जाता है तब किसान हार जाता है, व्यवस्था के सामने हार जाता है। और वो उसको जो लोन मिलता है वो लोन सही वक्त पर नहीं मिलता, और जो बुनियादी ढांचे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। अगर इस देश के किसानों को फिर से उभरना है, इस देश के कृषि क्षेत्र को फिर से उभरना है, तो समाज के नाते हमें भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो नीतियाँ निर्धारण कर रहे हैं उनको भी गंभीरता से सोचना है, तभी इस देश की खेती फिर आगे जाएगी। मैं आप सबको और पूरे विश्व को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। आप कितनी भी तरक्की करो, वैज्ञानिक तरक्की करो, लेकिन इस तरह का अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है कि कोई फैक्ट्री में आप गेहूं या चावल पैदा करें। अगर आपको गेहूं चावल पैदा करना है तो किसानों के खेत में ही जाना पड़ेगा। अगर किसान खेती करना बंद करेगा तो इस देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। यही चेतावनी देता हूँ। इसलिए आप सब लोग सोचिए कि अगर आज की तारीख में किसानों की हालत बिगड़ती है तो कल देश की भी हालत बिगड़ने वाली है। इसके बारे में सोचिए। और एक विचार आपके सामने रखता हूँ। अब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आज इंडस्ट्रियल और शहरों से बाहर विसर्जित हो रहा है, और उसकी कीमत गांव को चुकानी पड़ रही है। ये जो ना चाहते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अब्सॉर्प्शन करने वाला सबसे ज़्यादा घटक कौन है, तो किसान है। क्योंकि खेती करना यानी कि प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बनाना, इसी को खेती कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम किसान सह रहे हैं। इसलिए कार्बन क्रेडिट का हिस्सा भविष्य में किसानों को मिलना चाहिए। यही एक सुझाव रखता हूँ। धन्यवाद।